Hello students, welcome to Resolution Study Point. This is our second lecture of NMR spectroscopy for inorganic chemistry, and in this lecture we will discuss experimental consideration of NMR spectroscopy. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था NMR का, उसमें हमने स्टडी किया था कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी क्या है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी बोलो या फिर हम प्रिंसिपल भी उसको बोल सकते हैं। किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है NMR स्पेक्ट्रा के लिए, ये हमने स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल कंसिडरेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सपेरिमेंटल कंसिडरेशन में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह का सैंपल लेकर चलेंगे और साथ में स्पेक्ट्रोमीटर भी किस टाइप का हम यूज करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, सो इन एन NMR experiment consists of placing a sample between the poles of an electromagnet and applying a variable radio frequency। देखो भाई, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट में करते क्या है, मैं आपको ये समझाती हूँ। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी अपना सैंपल होता है उस सैंपल को हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल्स के बीच में रखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बीच में रखते हैं इसको, और यहां से हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी। फिर जो अपना सैंपल है उसको एक हाई स्पीड से स्पिन करता है, और जब ये स्पिन करेगा तो रेडियो फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद जो भी आपका सैंपल था उसके अंदर होगी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन से मॉलिक्यूल हो जाएगा अनस्टेबल, फिर ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा और एनर्जी को लॉस करवाएगा। उसी एनर्जी को हम NMR स्पेक्ट्रो के अंदर ड्रॉ करते हैं। ओके, ये था एक्सपेरिमेंट NMR का। तो NMR एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या किया, जो भी अपना सैंपल है जिसका हमें NMR स्पेक्ट्रा निकालना है, ड्रॉ करना है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल्स के बीच में रखते हैं और वहां पर एक वेरिएबल रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्साइटेशन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर स्टेट रिजल्ट इन अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गिविंग ए स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रेजोनेंस लाइन्स। हमने कहा कि जिस भी सैंपल का NMR आपको लेना है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल के बीच में रखो। पोल में रखने के बाद एक वेरिएबल इंटेंसिटी की रेडियो फ्रीक्वेंसी आप इस पे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्राउंड स्टेट के अंदर न्यूक्लियाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेशन उनका हो जाएगा। एक्साइटेशन हो जाएगा तो फिर आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। उस स्पेक्ट्रम के अंदर हो सकता है कि एक ही लाइन आपको दिखाई दे या फिर एक से ज्यादा लाइन भी वहां पर आपको मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका गिवन सैंपल की स्ट्रक्चर क्या है। ओके, नाउ द नंबर, पैटर्न एंड इंटेंसिटीज मीन्स कितनी लाइन आपको मिलेंगी, उनके नंबर, उनकी पैटर्न मीन्स डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, क्वार्टेट होगा या फिर सिंगलेट होगा, और इंटेंसिटी क्या होगी लाइंस की। ये सब डिटरमाइन हम करके क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया जा सकता है। सो द नंबर, पैटर्न एंड इंटेंसिटीज ऑफ दिस लाइंस आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो नाउ फर्स्ट वन इज सैंपल। जो हमने NMR एक्सपेरिमेंट प्रोसेस कराने के लिए जो सैंपल लेना है वो सैंपल किस टाइप का होना चाहिए। सैंपल आप लिक्विड या सॉल्यूशन की फॉर्म में लेकर चलोगे, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में सैंपल नहीं होगा, सैंपल या तो लिक्विड की फॉर्म में होगा। देखो, लिक्विड कंपाउंड है तो बेस्ट है, आप डायरेक्ट यूज कर लो। लेकिन अगर सॉलिड की फॉर्म में है तो आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे। सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्वेंट यूज करोगे वो आपको इनर्ट करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सॉलिड के साथ साथ आपका जो सॉल्वेंट था वो भी उसी रीजन में ऑब्जर्व कर जाए। ओके, तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो हमें सैंपल लेना होगा या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा। सेकेंड वन इज द कंपाउंड मस्ट बी डायमैग्नेटिक। जिस कंपाउंड का हमें NMR स्पेक्ट्रा लेना है वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। क्योंकि पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या होगा,
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एनएमआर जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है। कैसा होता है? ब्रॉड। बिकॉज पैरामैग्नेटिक सैंपल और मटेरियल यूजुअली गिव वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रा, समटाइम्स दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रा इज अनएबल टू डिटेक्ट। इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रा आपको मिल जाएगा जिसको आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। इसी वजह से हमें कंपाउंड को कैसा लेना है? डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट वन इज इन सम केसेस एन, फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज जनरली एडेड टू द सॉल्यूशन टू एक्ट एज शिफ्ट रिएजेंट। हमने ये पढ़ा कि जो आप सैंपल लेकर चलो एनएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करने के लिए वो आपका डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ केसेस में हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को भी ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन में। वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ क्या करते हैं? शिफ्ट रिएजेंट का काम करते हैं। अब ये शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है? देखो भाई, अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, दोनों ही कंपोनेंट इक्वल अब्जॉर्प्शन देते हैं, मतलब दोनों की लाइंस बिल्कुल पास पास हैं, तो आप उनको रिजोल्व नहीं कर पाओगे, इसी वजह से हम उसके अंदर शिफ्ट रिएजेंट ऐड कर देते हैं ताकि रिजोल्यूशन अच्छे तरीके से हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज ए सॉल्वेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द टेम्परेचर। सॉल्वेंट हमने एक तो काम किया था सॉल्वेंट का काम था कि सॉलिड सब्सटेंस है तो उसका सॉल्यूशन बना दो सॉल्वेंट में ऐड करके। सेकेंड, सॉल्वेंट का दूसरा काम ये रहेगा कि अगर टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, अगर सिस्टम का एपरेटस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस टेम्परेचर को डिक्रीज करना भी सॉल्वेंट का काम रहेगा। और सॉल्वेंट की अमाउंट हमें बहुत ही स्मॉल लेनी होती है, लगभग 0.5 से 2 ml आप सॉल्वेंट इसमें यूज कर सकते हो। ओके, अब देखो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा हो तो एनएमआर स्पेक्ट्रा हम कुछ इस टाइप का लेते हैं, जैसे ये आपका टीएमएस की लाइन आ गई, फिर हम देखते हैं कि सिंगलेट है या डबलेट है, कुछ इस टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलती हैं। ठीक है, 0.0 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 1.2, ये होगा आपका 2 डेल्टा की वैल्यू ppm और यहाँ पर होगी 5 ppm। तो अब ये देखिए जो आपके सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, इसकी जो हमने डेल्टा की वैल्यू लिखी है ये इस 0.0 के रिस्पेक्ट में लिखी है। तो ये 0.0 क्या है? ये 0.0 पे जो आपको एक लंबी सी पीक आपको दिखाई दे रही है, लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन किसकी होती है? स्टैंडर्ड की। तो हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करवाने के लिए एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। वो स्टैंडर्ड डिफरेंट आइसोटोप के लिए आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। स्टैंडर्ड आपको ऐसा लेना है जो केमिकली इनर्ट हो, आपके लिए वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वोलेटाइल होना चाहिए और उस रीजन के अंदर अब्जॉर्प्शन शो ना करे जिसमें आपका सैंपल अब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए हमने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट में आप देख सकते हो कि प्रोटॉन, कार्बन 13 और सिलिकॉन 29 के लिए हम टीएमएस का यूज करते हैं। व्हाट इज दिस टीएमएस? टेट्रामिथाइल सिलेन। व्हाट इज दिस टीएमएस? टेट्रामिथाइल सिलेन। नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 के लिए आप मिथाइल नाइट्रो का यूज करते हो, नाइट्रोमीथेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नाइट्रोमीथेन का। फ्लोरीन 19 के लिए हम ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन का यूज करेंगे, CFCl3 का। और फॉस्फोरस 31 के लिए हम फॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं और ये फॉस्फोरिक एसिड आपका 80% एक्वस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? 80% एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज स्पेक्ट्रोमीटर। So, a wide variety of spectrometers are currently available with the operating frequency ranging from 100 MHz to 600 MHz. नावेडेज के अंदर बहुत सारे स्पेक्ट्रोमीटर अवेलेबल हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर अवेलेबल हैं जो 100 MHz से लेकर के 600 MHz फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं। Normally, the magnetic field is kept constant and great care is taken to ensure that it is completely homogeneous over the whole of the sample. जनरली हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं,
सैंपल को मूव करवाते हैं। और हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होमोजीनियस होना चाहिए थ्रू आउट द सैंपल। एज एन एडिशनल प्रिकॉशन द सैंपल ट्यूब इज स्पन ऑन इट्स एक्सिस। हमने बोला ना कि मैग्नेटिक फील्ड को तो कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन सैंपल को हम क्या करेंगे, सैंपल को स्पिन करवाएंगे। अब सैंपल ट्यूब के अंदर है तो ट्यूब को स्पिन कराएंगे, ठीक है। और हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ट्यूब के अंदर जितना भी सैंपल है वो सारा का सारा इक्वल कंडीशन में एक मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करे। दिस प्रोसेस कैन लीड टू द अपीयरेंस ऑफ एडिशनल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विच अकर इन पेयर सेंटर्ड ऑन द ट्रू रेजोनेंस लाइन एंड सेपरेटेड बाय द स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको उसके अंदर पेयर्स की फॉर्म में लाइन्स आपको मिलेंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी आप स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी से सेपरेट कर सकते हो। Such spinning side bands may be identified by changing the spinning rate। अब ये जो स्पिनिंग साइड बैंड्स आए हैं जो पेयर की फॉर्म में थे, स्पिनिंग साइड बैंड्स, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नेसेसरी स्पिनिंग रेट को चेंज